रहमान डकैत। ये नाम सुनते ही अक्षय खन्ना का किरदार जहन में आता है, लेकिन इस किरदार के पीछे का राज कोई नहीं जानता। आज की इस वीडियो में हम आपको इस गैंगस्टर के बारे में तफसील से बताएंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। कराची का कदीम इलाका लयारी बरसों से गुर्बत, बेरोजगारी, नशे और छोटे-मोटे गैंग्स की वजह से मशहूर था, जहां रियासती इदारे कमज़ोर और मकामी ठेकेदार ताकतवर थे। इसी माहौल में एक बलोच खानदान में अब्दुर रहमान नाम का लड़का पैदा हुआ, जो आगे चलकर रहमान डकैत के नाम से पूरे शहर में खौफ की अलामत बन गया। उसके बाप दाद मोहम्मद यानी दद्दल और दूसरे करीबी रिश्तेदार पहले से ही नशे और स्मगलिंग से जुड़े हुए छोटे-मोटे मुजरिम थे, जो लयारी की अंदरूनी गलियों में चर्स, हेरोइन और दूसरी नशा आवर चीजें बेचते थे। 1960 और 1970 की दहाई में जब अफ़गान जिहाद और असलहे का सैलाब आया, तो लयारी के ये छोटे सौदागर जराइम की बड़ी दुनिया में दाखिल होना शुरू हुए और इन्हीं रास्तों पर एक दिन अब्दुर रहमान भी चल पड़ा। बचपन और पहली वारदातें। अब्दुर रहमान का बचपन स्कूल, किताब और खेल के बजाय गलियों, जुए के अड्डों, नशे के अड्डों और छोटे-छोटे जराइम में गुजरा। कम उम्री में ही उसने नशे बेचने के काम में बड़े लोगों का साथ देना शुरू किया और मशहूर है कि उसने 13 साल की उम्र में किसी आदमी को चाकू मारकर जख्मी या कत्ल किया। ये वाक़या उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मोहल्ले में उसका नाम खतरनाक लड़का के तौर पर मशहूर हुआ और पुराने गैंग लीडर्स जैसे हाजी लालू और बाबू डकैत ने उस पर नज़र रखनी शुरू कर दी। इन्हीं की छाँव में अब्दुर रहमान लड़का से कारकुन बना। गैंग में शमूलियत और हथियारों की दुनिया। 1980 और 1990 की दहाई में अफ़गान जंग के असरात से कराची तक असलहे का दरिया बह गया। लयारी के गैंग्स ने भट्टाखोरी, कब्जागिरी और मुसल्ला झगड़े अपना कारोबार बना लिया। अब्दुर रहमान पहले हाजी लालू ग्रुप के साथ जुड़ा, नशे की डिलीवरी, पैगाम रसानी और बाद में मुसल्ला कार्रवाइयों में हिस्सा लेने लगा। धीरे धीरे उसने अपना छोटा सा टोला बना लिया, जो उसके हुक्म पर फायरिंग, भट्टा वसूली और दुश्मनों को रास्ते से हटाने का काम करता था। इस दौरान पुलिस से छोटे-मोटे मुकाबले, गिरफ्तारी और जेल जाना आम बात बन गई। इससे उसके अंदर बदनाम होने में फख्र और डरावना होने का एहसास पैदा हो गया। पहली बड़ी गिरफ्तारी और फरार। 1990 के बीच में पहली दफा उसे संगीन हथियारों और नशे के मामले में गिरफ्तार किया गया और वो 2 साल जेल में रहा। जेल में उसने खतरनाक मुजरिम और पुलिस सिस्टम दोनों को समझा कि कैसे रिश्वत और सिफारिश से निजाम को झुकाया जा सकता है। एक दफा अदालत ले जाते हुए वो पुलिस की हिरासत से फरार हो गया और बलूचिस्तान चला गया। वहां उसने नया नेटवर्क तैयार किया। ये फरार उसके लिए मौका बना। अब वो मकामी गुंडा नहीं, बल्कि पूरे सिंध बलूचिस्तान बेल्ट में उभरता हुआ गैंग लीडर बन गया। लयारी में वापसी और पूरा गैंग लीडर बनना। वापस आकर उसने अपने पुराने सरदार हाजी लालू के साथ कुछ दिनों तक काम किया, मगर जल्द ही इंतजामी और मकामती इख्तिलाफात हो गए और वो खुद एक मुख्तार गैंग का सरदार बन गया। अब रहमान डकैत के नाम से मशहूर ये शख्स लैंड माफिया, नशे की स्मगलिंग, भट्टाखोरी, अगवा बराए तावान और कत्लों में खुलकर सामने आया। सरकार ने उसके सर की कीमत लाखों से बढ़ाकर करोड़ रुपए कर दी, मगर लयारी के अंदर वो आज़ाद घूमता था। उसका नेटवर्क और खौफ दोनों मजबूत थे। अरशद पप्पू और खूनी गैंग वॉर। 2000 के आगाज में अरशद पप्पू नाम का दूसरा बड़ा गैंग लीडर उभरा, जिससे रहमान की दुश्मनी ने पूरे लयारी को जंग का मैदान बना दिया। दोनों तरफ से टारगेट किलिंग, रॉकेट अटैक, हैंड ग्रेनेड और धमाके होने लगे। सैकड़ों लोग, बच्चे और औरतें भी इन झगड़ों में मर गईं। लयारी को मीडिया ने मिनी वॉर जोन कहना शुरू कर दिया। स्कूल्स, बिजनेसेस और हॉस्पिटल्स बार बार बंद होने लगे और लोग अपने ही इलाके में महरूम और बंदी बन गए। मसीहा वाली इमेज और इंसानी मदद। इसी रहमान को लयारी के कुछ लोग हामी और सरदार समझने लगे। वो नौजवानों को पैसे देता, हथियार देता और कहता था कि ये तुम्हारी नौकरी है, इलाके की हिफाजत करो। फुटबॉल और बॉक्सिंग क्लब्स को फंड करता, लोगों के शादियों और जनाजों में पैसे भेजता, मरीजों के इलाज में मदद करता। इसलिए कुछ लोग उसे डाकू कम सरदार ज्यादा समझते थे। यूं उसकी शख्सियत एक अजीम तजाद का शिकार बन गई। एक तरफ कातिल और मुजरिम, दूसरी तरफ गरीबों का मददगार। सियासी कराबत और पीपल्स अमन कमेटी। 2000 के दौर के बीच तक रहमान को समझ आई कि सिर्फ बंदूक नहीं, सियासत भी ताकत देती है। उसने सरदार अब्दुर रहमान बलोच नाम इस्तेमाल करना शुरू किया और पीपीपी के मकामी रहनुमाओं से ताल्लुक बना लिया। 2008 में उसने पीपल्स अमन कमेटी बनाई, जिसका जाहिरी मकसद लयारी में अमन लाना था, मगर असल ताकत रहमान के पास ही थी। वो एक तरफ दुश्मनों को दबाता, दूसरी तरफ भट्टा और इलाकाई कब्जा बढ़ाता रहा।
पुलिस का दबाव और मुकाबले। लगातार गैंग वॉर और लाशों के बहौते ने सरकार को मजबूर किया कि लयारी टास्क फोर्स बनाई जाए। चौधरी असलम जैसे पुलिस अफसरान आगे आए और अनेक मुकाबले हुए। कभी सियासी दबाव के जरिए रहमान को बचाया गया, कभी छोड़ा गया। सरकार और माफिया के दरमियान एक अजीब खेल चलता रहा। बड़ी गिरफ्तारी, खुफिया हिरासत और बचाव। 2008 के आखिर या 2009 के शुरू में कहा जाता है कि रहमान को बलूचिस्तान के करीब गिरफ्तार किया गया। कुछ लोगों के मुताबिक उसे कुछ अरसे के लिए गुप्त तौर पर रखा गया, फिर सियासी दबाव पर आज़ाद कर दिया गया। यही दिन उसके लिए मैं अनबीटेबल हूं का एहसास ले आया। आखिरी रात, एनकाउंटर और मौत। 9 अगस्त 2009 को एसपी चौधरी असलम की पुलिस टीम ने सुपर हाईवे के करीब रहमान और उसके साथियों वाली गाड़ी रोकने की कोशिश की। फायरिंग हुई और ऑफिशियल बयान के मुताबिक एनकाउंटर में रहमान डकैत और उसके 3 साथी हलाक हो गए। मीडिया पर सरकारी तौर पर ऐलान हुआ कि सरकार का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड मुजरिम मार दिया गया है। कुछ लोगों ने इसे असली मुकाबला कहा, कुछ ने पहले से पकड़े गए लोगों को बाद में मारने वाली कहानी कहा। मरने के बाद भी जिंदा नाम। रहमान की मौत के बाद उसका साथी और रिश्तेदार उज़ैर बलोच ने उसका नेटवर्क संभाला। लयारी में लोग रोते हुए सड़कों पर निकले, कुछ ने उसे शहीद भी कहा। मीडिया, डॉक्यूमेंट्रीज और क्राइम शोज ने उसके किरदार को कभी जानवर, कभी निजाम का नतीजा और कभी गरीबों का गलत हीरो करके दिखाया।